हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के बारे में। तो इससे रिलेटेड मैं पहले एक वीडियो ला चुका हूं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पढ़ना है हमें सब्जियों का महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स, विभिन्न सब्जियों का पोषण, मूल्य और विटामिन प्रचुर सब्जियां। तो पहला दिया गया है विटामिन ए प्रचुर सब्जियां। विटामिन ए प्रचुर सब्जियां कौन कौन सी हैं? वीट लीफ 9770 IU पर प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है विलायती पालक पत्तियां 9300 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम या प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है कोलोकेशिया की पत्तियां 10,278 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है धनिया की पत्तियां 6,917 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। फिर आता है मेथी की पत्तियां 6,450 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है विटामिन B1 प्रचुर सब्जियां। तो विटामिन B1 प्रचुर सब्जियों के बारे में देखते हैं। मिर्च 0.55 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है लोकोकेशिया की पत्तियां 0.22 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, और टमाटर 0.12 मिलीग्राम में प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है विटामिन B2 प्रचुर सब्जियां। मेथी की पत्तियां 0.31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। फिर आता है अमेरेंथस 0.30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है विटामिन C प्रचुर सब्जियां। विटामिन C प्रचुर सब्जियां, इसमें पहला पॉइंट है ड्रमस्टिक पत्तियां 220 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर उसके बाद आता है धनिया की पत्तियां 135 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर उसके बाद आता है मिर्च 111 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, टमाटर 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर उसके बाद आता है हमारा विटामिन डी रिकेट रोधी प्रचुर सब्जियां। इसमें बताया गया है कि मुख्यतः सभी सब्जियां विटामिन डी की उत्तम स्रोत होती हैं। सभी सब्जियां कैसी होती हैं? विटामिन डी की उत्तम स्रोत होती हैं। और विटामिन ई प्रचुर सब्जियां पत्ता गोभी, सलाद, मटर, प्याज आदि। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? टेपियोका 38.1%, शकरकंद में 28.2%, आलू में 22.7%, एवं करी पत्तियों में कैसा कितना होता है? 18.6% होता है। फिर उसके बाद आता है प्रोटीन प्रचुर सब्जियां। तो इसमें पहला पॉइंट है मटर में क्या होता है कि 7.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर उसके बाद आता है लोबिया 4.3 ग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर आता है भारतीय सीम 3.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर उसके बाद आता है खनिज तत्वों से भरपूर सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? खनिज तत्वों से भरपूर सब्जियां। कैल्शियम प्रचुर सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? पहला पॉइंट है हमारा करी पत्तियां 813 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर आता है अमेरेंथस 395 मिलीग्राम 100 ग्राम में। फिर उसके बाद आता है मेथी की पत्तियां 395 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। मूली की पत्तियां 295 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर उसके बाद आता है फास्फोरस प्रचुर सब्जियां। तो फास्फोरस प्रचुर सब्जियां कौन कौन सी हैं? आलू, पालक, गाजर, खीरा, टमाटर, सलाद आदि। फिर उसके बाद आता है लौह प्रचुर सब्जियां कौन कौन सी हैं? पहला पॉइंट है हमारा मुलायम अमेरेंथस 25.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट धनिया की पत्तियां 18.5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। फिर उसके बाद आता है आयोडीन प्रचुर सब्जियां कौन कौन सी हैं? प्याज, भिंडी, पालक, सलाद आदि। फिर उसके बाद आता है सब्जी उत्पादन में अनेक समस्याएं तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं सब्जी उत्पादन में? सब्जी उत्पादन में आने वाली मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है हमारा सब्जियां अपेक्षाकृत शीघ्र खराब हो जाती हैं। सभी किसानों को सब्जी उत्पादन की नवीनतम
तकनीक उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद है उपयुक्त यातायात की सुविधा अपर्याप्त है। सब्जियों के उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। समस्त किसानों को सब्जियों से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है साग फसलों के संग्रहण की समुचित व्यवस्था नहीं है। फिर उसके बाद आता है किसानों को क्षतिपूर्ति का आश्रय सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव एवं उपाय हैं। तो इनमें क्या बताया गया है कि सब्जियों की कमी को निम्नलिखित सुझावों एवं उपायों द्वारा पूरा किया जा सकता है। कौन सा? पहला पॉइंट है उन्नतशील बीज एवं किस्मों का चुनाव, और उसके बाद है फसल को रोग एवं कीट से बचाने का उचित प्रबंध, और उसके बाद है खाद एवं उर्वरक का समुचित प्रयोग। फिर उसके बाद आता है यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद देख लेते हैं सब्जियों का वर्गीकरण। वानस्पतिक आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो इस साइड में जो है कुल दिया गया, बीच में दिया गया है वानस्पतिक नाम, फिर लास्ट में दिया गया है हमारा सामान्य नाम। ठीक है, तो इसकी जो कुल है, कुल कौन सा है? एमरिलीडेसी या लिलियेसी। तो इस कुल के हिसाब से एक बीजपत्री सब्जियां हैं। ये सब्जियां हैं एलियम सीपा, एलियम सटाइवम। तो प्याज का क्या है? वानस्पतिक नाम क्या है? एलियम सीपा। फिर उसके बाद है एलियम सटाइवम, ये किसका है? लहसुन का है एलियम सटाइवम। एलियम पोररम, ये किसका है? लीक का है। फिर उसके बाद आता है एलियम चोइनोप्रेसम, ये किसका है? चाइव का है। फिर उसके बाद आता है एलियम एस्कालोनिकम, तो ये किसका है? सैलेट का है। किसका है? सैलेट। फिर उसके बाद आता है लिलियेसी और एरेसी में क्या कौन सा आता है? एस्पेरेगस अपिसिनेलिस होता है, और इसमें आता है सतावर, अर्मोफोफाइलस, कंपेनुलेटस, जिमीकंद आता है। फिर उसके बाद आता है कोलेकेशिया एस्कुलेंटा, इसमें क्या आता है? अरबी आती है। फिर उसके बाद आता है डायोस्कोरियस में क्या आता है? डायोस्कोरियस एल्टा रतालू आता है। डायोस्कोरियस एल्टा, ये रतालू की जो है फैमिली कौन सी होती है? डायोस्कोरियस, और इसके मतलब वानस्पतिक नेम होता है इसका डायोस्कोरियस एलेटा। फिर ग्रेमिनी में क्या आता है? जियामेज आ जाता है, मीठी मक्का आ जाती है, जियामेज मीठी मक्का। फिर उसके बाद आते हैं द्विबीजपत्री सब्जियां। तो द्विबीजपत्री सब्जियों में कौन सा आता है? एजोएसी मतलब टेट्रागोनिया एक्सपेंसा, न्यूजीलैंड पालक। ठीक है, ये इसका जो है सामान्य नाम क्या है? न्यूजीलैंड पालक, और इसका वानस्पतिक नेम हो गया है टेट्रागोनिया एक्सपेंसा, और कुल हो गया है इसका एजोएसी। फिर आता है चुकंदर का जो है वानस्पतिक नेम होता है वीटा वल्गेरिस, और इसकी जो है कुल हो जाता है इसका चिनोपोडियेसी। फिर उसके बाद आता है विलायती पालक का जो है वानस्पतिक नेम हो जाएगा स्पिनिशिया ओलेरिसिया, कुल चिनोपोडियेसी, वीटा वग्लेरियस, वे सिसला है। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट, कॉन्वोबुलेसी में क्या आता है? शकरकंद आता है। तो शकरकंद का जो है वानस्पतिक नेम क्या होता है? आइपोमिया बेटस होता है। फिर उसके बाद आता है क्रूसीफेरी होता है। तो क्रूसीफेरी में कौन सा आता है? फूलगोभी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका ओलिरेशिया वे बोट्राइटिस। फिर उसके बाद आता है पत्ता गोभी या पात गोभी। तो इसमें कौन सा आता है? ब्रेसिका ओलिरेशिया वे कैपिटेटा, और कुल तो वही है क्रूसीफेरी। फिर उसके बाद आता है गांठ गोभी। तो गांठ गोभी में का जो है वानस्पतिक नेम हो जाएगा ब्रेसिका ओलिरेशिया वे कोलोरापा। फिर उसके बाद आता है सलजम का वानस्पतिक नेम हो जाता है बेसिका कंप्रेस्ट्रिस वेपा। फिर उसके बाद और इसका कुल जो है क्रूसीफेरा है। फिर उसके बाद आती है मूली का जो है रेफेनस सेटाइवस है, और इसका कुल क्या है? क्रूसीफेरा है।
फिर उसके बाद आता है चीनी बंद गोभी। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका चाइनेंसिस। ब्रेसिका चाइनेंसिस मतलब क्रूसीफेरी, इसकी जो है फैमिली हो गई, मतलब कुल हो गया। फिर उसके बाद आता है ब्रुसेल्स स्प्राउट। तो इसका वैज्ञानिक नेम हो जाएगा ब्रेसिका ओलिरेशिया व जेमिफेरा, कुल इसका क्रूसीफेरी। फिर उसके बाद आता है हॉर्स रेडिश। तो इसका क्या है वानस्पतिक नेम आर्मोरेशिया रस्टिकेना। और केला का क्या है ब्रेसिका ओलिरेशिया व असीफेला। फिर उसके बाद आता है स्प्राउटिंग ब्रोकोली है। तो इसका जो है वैज्ञानिक नेम क्या हो जाएगा ब्रेसिका ओलिरेशिया व इटेलिका। फिर उसके बाद आता है सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है ब्रेसिका जेंसिया। फिर उसके बाद आता है सीकेल का वैज्ञानिक नेम है रेम्ब मैरिटिमा। फिर उसके बाद आता है चिकोरी का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सिकोरियम इंटिबस। और इसकी जो कुल हो जाएगा कंपोजिट या स्टेरिसी। फिर उसके बाद आता है आर्टिकोक का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा साइनारा स्कोलियम्स। फिर उसके बाद आता है सलाद का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लेक्टियूका सेटाइवा। फिर सिकोरियम इंडिविया। ये सब किस में आ जाता है, ये आ जाता है कंपोजिटी या एस्टेरेसी में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है लौकी। तो लौकी में क्या है, लौकी का वैज्ञानिक नाम क्या है या वानस्पतिक नेम क्या है लेजिनेरिया सिकेनेरिया। और इसका जो है कुल हो जाएगा कुकुरबिटेसी कुल से है। फिर आता है सीताफल जो है कुकुरबिटा मोस्चाटा है और इसका कुकुरबिटेसी जो है कुल है। टिंडा का जो है सिट्रल्स वल्गेरिस व इस फिस्टुलोसस है वैज्ञानिक नाम इसका। और कुकुरबिटेसी इसकी फैमिली है, वो सॉरी दोस्तों कुल है। फिर उसके बाद आता है चंपन कद्दू का जो है कुकुरबिटा पिपो जो है वैज्ञानिक नाम है और कुकुरबिटेसी इसका जो है कुल है। खरबूजा का जो है कुकुमिस मेलो है क्या वैज्ञानिक नाम इसका। और कुकुरबिटेसी जो है इसकी कुल है। और तरबूज जो है सिटुल्स लेनाटस है और इसका कुल कुकुरबिटेसी है। फिर उसके बाद आता है कुकुरबिटेसी में और भी हैं, जैसे खीरा का जो है कुकुमिस सेटिवस है और इसकी कुल है कुकुरबिटेसी। और नसदार तोरई का वनस्पतिक नेम है लूफा एक्यूटेंगुला है। फिर उसके बाद आता है चिकनी तोरई का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लूफा सिलेंड्रिका। करेला का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा मिर्मोडिका करंटिया। फिर उसके बाद आ जाएगा चिचिंडा का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा ट्राइकोसेंथस एग्नुगुइना ट्राइकोसेंथस एग्नुगुइना। फिर उसके बाद आता है परवल का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्राइकोसेंथस डियोइका। फिर उसके बाद आता है कार्टोली का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मिर्मोडिका डियोइका। फिर उसके बाद आता है चोचो का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा सिकियम इडुले। फिर उसके बाद आता है स्वीट गार्ड का जो है वैज्ञानिक नेम क्या हो जाएगा मिर्मोडिका कोचिन चाइनेंसिस हो जाएगा। फिर कुंदरू का जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा कोक्सीनिया कॉर्डिफोलिया हो जाएगा। फिर इसका मीठा करेला का जो है वैज्ञानिक नेम क्या हो जाएगा साइलानथेरा पिडाटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है टेपियोका का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा मेनीहॉट एस्कुलेंटा और इसका जो है कुल हो जाएगा इकोरबिएसी है। फिर उसके बाद आता है
गाजर का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाता है डाकस केरोटा है, डाकस केरोटा। और इसका जो है कुल हो जाएगा एम्बेलिफेरी है, एम्बेलिफेरी है। फिर उसके बाद आता है धनिया, धनिया का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा कोरिएंड्रम सेटाइवम, कोरिएंड्रम सेटाइवम। फिर उसके बाद आता है पार्सनिप, पार्सनिप का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा पेस्टिनेका सेटाइवा। फिर उसके बाद आता है पार्सले, पार्सले का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम। फिर उसके बाद आता है सेलेरी, सेलेरी का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा एपियम ग्रेवियोलेंस, एपियम ग्रेवियोलेंस। फिर उसके बाद आता है मटर, मटर का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। और इसकी जो फैमिली हो जाएगी वो हो जाएगी लेगुमिनेसी। फिर उसके बाद आता है सेम, सेम का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा डोलिकस लेबलब, लेबलब, डोलिकस लेबलब। फिर उसके बाद आता है ग्वार, ग्वार का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा साइमोप्सिस ट्रेटागोनोलोबा, ट्रेटागोनोलोबा। फिर उसके बाद आता है वांकला, वांकला, वांकला का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विशिया फेवा हो जाएगा, विशिया फेवा हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है मेथी, मेथी का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेशियम, फोएनम ग्रेशियम। फिर उसके बाद आता है सोयाबीन, सोयाबीन का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा दोस्तों ग्लाशिन, ग्लाशिन मैक्स, ग्लाशिन मैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है लोबिया, लोबिया का जो है विग्ना अंगुइकुलेटा हो जाएगा, विग्ना अंगुइकुलेटा हो जाएगा। लोमाबीन, लोमाबीन का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फेसियोलस ल्यूटेनस हो जाएगा, ल्यूनेटस हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है राजमा, राजमा का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फेसियोलस वल्गेरिया हो जाएगा, बेल्गेरियस हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है भिंडी, भिंडी का जो है वैज्ञानिक नेम है अम्बेल मोस्कस एस्कुलेंटस। और इसकी जो फैमिली है वो है मालवेसी फैमिली है। हल्दी, तो हल्दी का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा कुरकुमा डोमेस्टिका, कुरकुमा डोमेस्टिका हो जाएगा। और इसका जो है कुल हो जाएगा वो हो जाएगा जिंजीवरेशी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जिंजीवरेशी। फिर उसके बाद आती है अदरक, अदरक का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाता है जिंजीवर अफिशिनेलिस। और इसका जो वैज्ञानिक कुल हो जाएगा वो हो जाएगा जिंजीवरेशी। फिर उसके बाद आता है पुदीना, पुदीना का जो है वैज्ञानिक नाम है मिंथा स्पकेटा। और इसका जो कुल हो जाएगा वो हो जाएगा लेविएटी। और फिर है मिंथा पिपरिटा। फिर उसके बाद आता है आलू का, आलू का जो है सोलेनम टुबेरोसम होता है, सोलेनम टुबेरोसम होता है वैज्ञानिक नाम। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है सोलेनेसी फैमिली होती है। फिर उसके बाद आता है बैगन, बैगन का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा सोलेनम मिलोजीना, सोलेनम मिलोजीना। फिर उसके बाद आता है टमाटर, टमाटर का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा लाइकोपरसिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपरसिकॉन एस्कुलेंटम। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा कैप्सिकम फ्रूटसेंस। फिर उसके बाद आता है मिर्च, मिर्च का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम। और इसका जो वैज्ञानिक उसका कुल जो है वो है सोलेनेसी। फिर उसके बाद आती है बड़ी चौलाई, बड़ी चौलाई, चौलाई। तो इसका जो है वैज्ञानिक नेम है अमेरेंथस ट्राइकोलर है। फिर उसके बाद आता है छोटी चौलाई, चौलाई। तो इसका जो है अमेरेंथस बिल्टम है, अमेरेंथस कोडेटस। और इनका जो वैज्ञानिक उसका कुल हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरेंथेसी। फिर उसके बाद आता है सोरेल, सोरेल का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रूमेक्स वेसिकेरियस। और रुबर्ब का जो है वैज्ञानिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा रिहेयूम रिपोन्टिकम, रिहेयूम रिपोन्टिकम। और इसका जो है कुल हो जाएगा वो हो जाएगा पोलीगोनेसी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा पोलीगोनेसी। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कठोरता के आधार पर वर्गीकरण, कठोरता के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है। फिर इसमें बताया गया कि इसमें मुख्यतः सब्जियों का वर्गीकरण उनके उगाने के मौसम और तापमान के आधार पर किया जाता है। जैसे सर्दियों की सब्जियां कैसी होती हैं, जड़ व कंद वाली फसलें होती हैं और पत्तेदार सब्जियां, कोल क्रॉप आदि सब्जियां होती हैं। फिर उसके बाद गर्मियों की सब्जियां या जायद वाली सब्जियां कैसी होती हैं, वो होती हैं इसमें ककड़ी, खीरा, लौकी, लोबिया, अदरक, भिंडी, हल्दी, सीताफल, पेठा, टिंडा, काली तोरई आदि सब्जियां सम्मिलित हैं। ये सब्जियां मुख्यतया फरवरी से मई तक उगाई जाती हैं।
फरवरी 6 मई तक उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है भोजन के रूप में उपयोग में आने वाले भागों के आधार पर वर्गीकरण। भोजन के रूप में उपयोग में आने वाले भागों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? वो है 6 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो पहला भाग है हमारा पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, अमेरंथस, मेथी, सरसों, बथुआ, सलाद, पोर्टुलाका आदि। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कंद वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरवी आदि। फिर उसके बाद आता है सल्ककंदीय सब्जियां जैसे प्याज, लहसुन। फिर उसके बाद आता है जड़ वाली सब्जियां जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर आदि। फिर उसके बाद आता है फूल वाली सब्जियां जैसे फूल गोभी, ब्रूसेल्स स्प्राउटिंग, ब्रोकोली आदि। फिर उसके बाद आता है छठवां पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है फूलों वाली सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, केला, लौकी आदि। फिर उसके बाद आता है जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण। जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कैसा किया गया है? 1 वर्षीय सब्जियां और द्विवर्षीय सब्जियां और बहुवर्षीय सब्जियां। 1 वर्षीय सब्जियां जैसे लौकी, मूली, पालक आदि, और द्विवर्षीय सब्जियां जैसे प्याज, पात गोभी, शलजम आदि। फिर उसके बाद आता है बहुवर्षीय सब्जियां मतलब सतवार, परवल, रतालू, जिमीकंद आदि। फिर उसके बाद आता है रोपण क्षमता के आधार पर वर्गीकरण मतलब सीधी बोई जाने वाली सब्जियां और रोपण की जाने वाली सब्जियां। सीधी बोई जाने वाली मतलब जो डायरेक्ट ही बो दी जाती हैं, और जैसे है गाजर, मूली, शलजम, टिंडा, भिंडी, तोरई, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, सेम, मटर, सोयाबीन, करेला, पालक आदि। फिर उसके बाद आता है रोपण की जाने वाली सब्जियां मतलब जैसे फूल गोभी, गांठ गोभी, पात गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज, सलाद, लीक आदि। फिर उसके बाद आता है मृदा प्रतिक्रिया के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है? पहला पॉइंट है अल्प सहिष्णु, जिसमें 6.8 से 6.0 pH होता है, जैसे पात गोभी, फूल गोभी, चुकंदर, लीक, सलाद, प्याज, ब्रोकोली, खरबूजा, चाइनीज गोभी, देशी पालक आदि। फिर उसके बाद आता है साधारण सहिष्णु 6.0 से 5.5 pH जैसे सेम, बैगन, गाजर, मटर, लहसुन, खीरा, गांठ गोभी, परसले, मूली, शिमला मिर्च, टमाटर आदि। फिर उसके बाद आता है अधिक सहिष्णु, तो इसमें आया है 5.5 से 5.0 pH जैसे चिकोरी, तरबूज, शकरकंद आदि। फिर उसके बाद आता है श्वसन दर के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है? इसके आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। कौन से प्रकार से किया जाता है? पहला तो आता है अत्यधिक श्वसनदार वाली सब्जियां, और फिर दूसरा आता है अधिक श्वसनदार वाली सब्जियां, फिर तीसरा आता है मध्यम श्वसनदार वाली सब्जियां, फिर उसके बाद आता है कम श्वसनदार वाली सब्जियां, फिर अत्यधिक कम श्वसन दर वाली सब्जियां। फिर तो देख लेते हैं पहला वाला अत्यधिक श्वसनदार वाली सब्जियां कौन सी होती हैं, जैसे मटर, पालक, सरसों, चौलाई, सतावर आदि। फिर उसके बाद आता है अधिक श्वसन दर वाली सब्जियां कौन सी होती है? सलाद, सेम आदि। फिर उसके बाद मध्यम श्वसन दर वाली सब्जियां कौन सी होती हैं? गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, मिर्च, टमाटर, खरबूजा आदि। फिर उसके बाद आता है कम श्वसन दर वाली सब्जियां कौन सी होती है? शकरकंद, शलजम, पात गोभी आदि। फिर उसके बाद आता है अत्यधिक कम श्वसन दर वाली सब्जियां कौन सी होती हैं? वो होती हैं आलू और प्याज। फिर उसके बाद आता है शस्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण समूह और सब्जियां। गोभी वर्गीय सब्जियां कौन सी हैं? फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकोली, केल और ब्रुसेल्स और स्प्राउट आदि। फिर उसके बाद आता है खीरा वर्गीय फसलें, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, लौकी, सीताफल, कद्दू, करेला, चिचिंडा, टिंडा आदि। फिर उसके बाद आता है बहुवर्षीय फसल में क्या आता है? परवल, रतालू, सतावर और जिमीकंद आदि। फिर उसके बाद आता है सल्ककंदीय में आता है प्याज, लहसुन, लीक, सैलट आदि। फिर उसके बाद आता है फलदार सब्जियां, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी आदि। फिर उसके बाद आता है मटर तथा सेम वर्गीय फसलें सब्जियां कौन सी हैं? सेम, मटर, बाकला, सोयाबीन, लोबिया आदि। फिर उसके बाद आता है सल्ककंदीय सब्जियां लहसुन, लीक, सैलट आदि। फिर आता है फलदार सब्जियां, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी आदि।
फिर आता है मटर, सेम वर्गीय सेम, मटर, बांकला, सोयाबीन, लोबिया आदि। फिर आता है आलू वर्गीय आलू, फिर सलाद वर्गीय सेलरी, पार्सल आदि। फिर उसके बाद आता है सब्जियों का फसलों के लिए आवश्यक बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, तो इधर इस साइड में है बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और इधर है सब्जियों वाली फसलें। तो इसमें जो है 0.3 से 0.4, ठीक है, किलोग्राम के हिसाब से। फिर इसमें बताया गया है कि ब्रुसेल्स स्प्राउटिंग ब्रोकोली, और 0.4 से 5 में बैगन, गांठ गोभी, फूल गोभी एवं सलाद। 0.5 से 0.6 टमाटर पात गोभी, और 0.75 से 1 अमेरेंथस। फिर उसके बाद आता है 1.5 से 2 मिर्च। फिर उसके बाद आता है 2 से 3 करेला, पंपकिन, सलजम, स्नेक गार्ड एवं खीरा। फिर 3 से 5 रिजगार्ड, प्याज, एस्पेरेगस एवं गाजर। फिर उसके बाद 5 से 8 में आता है मूली। फिर उसके बाद आता है 8 से 10 भिंडी खरीफ वाली। फिर उसके बाद आता है 15 से 20, तो इसमें आती है भिंडी गर्मी बसंत ऋतु के लिए। फिर उसके बाद आती है 20 से 30 लोबिया, मेथी एवं राजमा। फिर 60 से 80 मटर एवं फ्रेंच बीन झाड़ी वाली। फिर उसके बाद आता है 800 से 1000 कोलोकेशिया। फिर उसके बाद 2000 से 2500 आलू, और 2000 से 2500 परवल, 40,000 तक शकरकंद। फिर उसके बाद आता है सब्जियों की खेती के प्रकार। पढ़ लेते हैं सब्जियों की खेती के प्रकार। ये 2 ही पेज दोस्तों रह गए हैं, इन दोनों पेजों को आज इसी वीडियो में समाप्त करके उसके बाद फिर कल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे इसके। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि सब्जियों की खेती के प्रकार। टाइप ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, सब्जियों की खेती को उनके उगाने के उद्देश्य, उगाने की विधि, जलवायु, सामग्री, साधन, प्रबंधन, व्यवस्था और विपणन सुविधा आधार। फिर उसके आधार पर निम्नलिखित 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गृहवाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती। फिर उसके बाद है मार्केट गार्डनिंग। फिर उसके बाद आता है ट्रक गार्डनिंग। फिर उसके बाद संसाधन के लिए सब्जियों की खेती। फिर उसके बाद बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, बेमौसम सब्जियों की खेती, तैरते हुए सब्जी उद्यान, प्रदर्शन के लिए सब्जी खेती। फिर उसके बाद आता है गृहवाटिका में क्या होता है कि गृहवाटिका में सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य परिवार को पूरे वर्ष ताजी सब्जियां उपलब्ध करानी होती हैं। अतिरिक्त इसमें फल फूल वाले पौधे भी उगाए जाते हैं। गृहवाटिका को रसोई उद्यान भी कहते हैं। इसमें सब्जियों का चयन परिवार के सदस्यों की इच्छा अनुसार होता है। और इसके लाभ क्या होते हैं, लाभ देख लेते हैं। गृहवाटिका से घर के चारों ओर खाली भूमि का सदुपयोग हो जाता है, और गृहवाटिका के मनोरंजन का अच्छा साधन है। इसमें परिवार के सभी सदस्य को काम करके मनोरंजन का अवसर मिलता है, और गृह उद्यान में उगाई गई सब्जियां बाजार की तुलना में सस्ती, उत्तम गुणवत्ता वाली, रोग रहित व ताजी होती हैं। इसके माध्यम से सब्जियों पर किया जाने वाला व्यय कम होता है और फलस्वरूप धन की बचत होती है। फिर उसके बाद आता है मुख्यतः गृहवाटिका में सब्जियों को वर्ष में 3 बार उगाया जाता है। रबी वाली सब्जियां मुख्यतः रबी वाली सब्जियां सितंबर अक्टूबर में उगाई जाती हैं, जैसे फूल गोभी, पात गोभी, सलाद, मटर, आलू, टमाटर, चना, सलजम, प्याज आदि। फिर उसके बाद आता है खरीफ वाली सब्जियां मुख्यतः खरीफ वाली सब्जियां जून जुलाई में उगाई जाती हैं, जैसे भिंडी, मिर्च, करेला, अरबी, टमाटर, बैगन आदि। फिर उसके बाद आता है जायद वाली सब्जियां मुख्यतः फरवरी मार्च में उगाई जाती हैं, जैसे टिंडा, तोरई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, लौकी आदि। फिर उसके बाद आता है मार्केट गार्डनिंग में क्या होता है कि मार्केट गार्डनिंग सब्जियों उत्पादन के लिए एक विशिष्ट शाखा है, जिसमें उत्पादित सब्जियों का विपणन स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है। फिर इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। मार्केट गार्डनिंग श्रम प्रधान होती है, और इस प्रकार के फार्मों में गहन खेती अपनाकर अधिकतर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ऐसे फार्म बाजार में अधिकतम
20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। इन फार्मों के बाजार की मांग के अनुसार सब्जियों का चयन किया जाता है और इस प्रकार की प्रणाली द्वारा सब्जी उत्पादन अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं और इसके द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार समुचित तौर पर होता है। और ट्रक गार्डनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रक गार्डनिंग में क्या बताया गया कि इस प्रकार की विधि में केवल कुछ ही सब्जियों को बड़े पैमाने में उगाया जाता है, फिर उन्हें दूर बाजारों में विपणन हेतु भेज दिया जाता है। इसी कारण इसे ट्रक गार्डनिंग कहा जाता है। ट्रक शब्द फ्रेंच भाषा के ट्रोक्योर से लिया गया है, जिसका अर्थ वाटना या बदला बदली है। और इसमें पॉइंट दिया गया है, इस प्रकार के सब्जी उत्पादन में फल या जड़ वाली सब्जियां उगाने का प्रचलन अधिक है, क्योंकि ये दूर के क्षेत्रों तक ले जाने में खराब नहीं होती हैं। फिर उसके बाद आता है साधारणतया आलू, टमाटर, बैंगन, मटर, लहसुन, प्याज तथा वेल वाली सब्जियां आदि इन फार्मों पर उगाई जाती हैं। इस विधि में पत्तेदार सब्जियों को नहीं उगाया जाता है, क्योंकि वे जल्द खराब हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है संसाधन के लिए सब्जियों की खेती कैसे कि इस विधि में सब्जी उत्पादन परीक्षण संसाधन करने वाले कारखानों के समीप क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार की सब्जियों का उत्पादन विशेष रूप से मटर, टमाटर, शलजम, गाजर, मिर्च और फूलगोभी आदि की खेती के लिए किया जाता है। फिर भारत में इस प्रकार की खेती ज्यादा प्रचलित नहीं है। मटर की डब्बाबंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है टमाटर चटनी, सॉस, केचप आदि निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में शाक उत्पादन और फैक्ट्री मालिकों दोनों का ही लाभ होता है। इस विधि में शलजम, गाजर, मिर्च, फूलगोभी का उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। उसके बाद आता है बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती कैसे। इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य सब्जियों की उन्नत किस्मों के उच्च कोटि के बीज पैदा करना है, क्योंकि उत्तम किस्म के बीज का सब्जी उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्नत बीजों का उत्पादन छोटे व बड़े दोनों फर्मों पर किया जा सकता है। इन फर्मों का सीधा संबंध बीज उत्पादन एवं प्रमाणिक संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय बीज निगम आदि में रहता है। इस प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस विधि में कृत्रिम रूप से किसी सब्जी विशेष को उगाने के लिए वातावरण पैदा करके या नियंत्रित वातावरण में बेमौसम सब्जियों को उगाया जाता है। इसके लिए ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें इच्छित तापक्रम और अपेक्षित आर्द्रता बनाए रखने का प्रबंध किया जाता है, जिसके लिए कृत्रिम प्रकाश आवश्यकता होती है। यह विधि कठिन व महंगी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इसका विकास पर्याप्त है। और उसके बाद आता है तैरते हुए सब्जी उद्यान। इस प्रकार की खेती कश्मीर घाटी के डल झील तथा मणिपुर की लोकट झील में की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सब्जियां उगाई जाती हैं और इस प्रकार की खेती के लिए सर्वप्रथम टाइफा घास का तैरने वाले आधार तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद कंपोस्ट बिछाकर पौधों की रोपाई करते हैं। प्रदर्शनी के लिए सब्जियों का उत्पादन या सब्जियों की खेती। ऐसी सब्जियों का उत्पादन केवल कुछ प्रगतिशील किसानों द्वारा किया जाता है। इसके लिए उत्तम किस्मों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सब्जियों का मुख्य उद्देश्य इनाम पुरस्कार प्राप्त करना होता है। भारत में वर्ष 2001 से 2002 में सब्जियों की खेती का क्षेत्रफल तथा उत्पादन रहा है। आलू का सब्जी वाली फसलें क्या हो गई हैं? आलू हो गई है, प्याज हो गई, टमाटर, बैंगन, मटर, पात गोभी, फूल गोभी, भिंडी, अन्य और योग बताया गया लास्ट में।
तो क्षेत्रफल है बीच में दिया गया, उत्पादन दिया गया है लाख प्रति टन के हिसाब से और लाख हेक्टेयर में। तो आलू जो है 14.10 लाख हेक्टेयर में और उत्पादन होता है 240 लाख टन के हिसाब से। और प्याज भी वैसे ही है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिए आप अपना मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब्जियों में परागण के प्रकार व पृथक्करण दूरी, ठीक है, परागण व पृथक्करण दूरी। सबसे पहले इस लाइन में दिया गया है सब्जियां और उसके बाद दिया गया है परागण के प्रकार और उसके बाद दिया गया है पृथक्करण दूरी मीटर आधारीय बीज और प्रमाणित बीज के हिसाब से। तो अमेरंथस पर परागण होता है 400 मीटर, 400 जो है आधारीय बीज में दूरी होती है, मीटर दूरी होती है और 200 मीटर होती है प्रमाणित बीज में दूरी। फिर उसके बाद आता है फूल गोभी में पर परागण होता है 1000 मीटर दूरी होती है आधारीय बीज में और प्रमाणित बीज में 500 मीटर दूरी होती है। खीरा में पर परागण होता है 800 मीटर की आधारीय बीज में दूरी होती है और प्रमाणित बीज में 400 मीटर की दूरी होती है। खरबूजा में पर परागण होता है और 800 मीटर की आधारीय बीज की जो है दूरी होती है, मीटर की दूरी होती है और 400 जो है प्रमाणित बीज की दूरी होती है। और पेठा पर परागण होता है और 800 और 400 की जो है मीटर की दूरी होती है। गाजर पर परागण तो लगभग सभी में होता है, 2 को छोड़ करके। भिंडी और मिर्च और बैगन को छोड़ करके बाकी सब में पर परागण होता है। और भिंडी और मिर्च और बैगन में जो है 200 जो है आधारीय बीज की दूरी होती है और 1000 जो है प्रमाणित बीजों की दूरी होती है, मीटर की दूरी होती है। और बाकी जो है गांठ गोभी और पात गोभी इन दोनों में जो है एक जैसा ही पर परागण और जो है आधारीय बीज की मीटर की आधारीय बीज की जो है समान दूरी होती है और प्रमाणित बीज की भी समान मीटरों की दूरी होती है। और उसके बाद आता है प्याज, मूली और परवल, टिंडा, पालक, तोरई और चिचिंडा, शकरकंद, तरबूज, इन सभी में जो है आधारीय बीज की जो है 800 मीटर की दूरी होती है और प्रमाणित बीजों में 400 मीटर की दूरी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। इसमें बताया गया है सब्जी। हाँ दोस्तों, तो इधर का ये जो है इधर का रह गया था, सब्जी कौन सी रह गई है? लीमा बीन, सलाद और फ्रेंच बीन और लोबिया, बिंग्ड बीन, टमाटर, गार्डन पी। तो इनमें जो है परागण कैसा होता है? लीमा बीन में जो है प्रायः पर परागण होता है और इनकी जो है आधारीय बीज की दूरी होती है वो 200 मीटर होती है और प्रमाणित बीज की 1000 मीटर होती है। फिर उसके बाद आता है सलाद, फ्रेंच बीन, लोबिया, विंग्ड बीन और टमाटर, गार्डन। इनमें जो है पर परागण होता है, स्वपरागण होता है, ठीक है। इसमें जो है स्वपरागण होता है और इनकी जो है दूरी जो है आधारीय बीज की और प्रमाणित बीज की इन दोनों की जो है अलग अलग और समान दूरी रहती है। अलग अलग का मतलब ये है कि आधारीय बीज की अलग और प्रमाणित बीज की अलग होती है दूरी। और जो है आधारीय बीज की 50 मीटर दूरी होती है इन सभी की और बाकी जो है प्रमाणित बीजों की जो है 10 मीटर दूरी होती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सब्जियों की भारतीय F1 संकर किस्में। F1 संकर किस्में, इधर है फसलें और इधर हो गई हैं F1 संकर किस्में। खीरा की जो है पूसा संयोग हो गया है, मिर्च की जो है भारत हो गई, ठीक है। और लौकी जो है पूषा मेघदूत एवं पूषा मंजरी हो गई। बैगन की जो है MHE4, MHB1 आजाद शंकर एवं पूषा शंकर 5 हो गई है। खरबूजा की जो है पंजाब शंकर और HC6, HC5 एवं M4 हो गई। तरबूज की जो है मधु अर्का, ज्योति अर्का, मिलन एवं एवं MHW4 हो गई। फिर उसके बाद हो गया है टमाटर में जो है नवीन, वैशाली, रूपाली, ARTH3, 4 MTH6, पंत, शंकर 1 व 2 एवं पूसा शंकर 1 व 2। फिर उसके बाद आता है चंपन कद्दू जो है पूसा अलंकार है और बंद गोभी जो है श्री गणेश गोल है। फिर उसके बाद आता है सब्जियों की फसलों के लिए आवश्यक प्रवर्धन सामग्री। सब्जी वाली फसलें कौन कौन सी होगी? लगभग सभी सब्जियां इवी गार्ड एवं वाटर लीफ, चोचो, एरोटस और परवल, हार्ड रेडिस और कसावा, ब्रेड फ्रूट, लहसुन, प्याज, आलू, एलिफेंट फ्रूट, आर्टी कोक, याम और येरूशलेम,
एस्परगस, रुबर्ब एवं हॉर्स रेडिस और ड्रस्टिक कोलोकेशिया। तो इनका जो है प्रवर्धन के लिए सामग्री इनकी हो गई है बीज द्वारा और संपूर्ण फल द्वारा, जड़ कटिंग द्वारा, चोचो का जड़ कटिंग द्वारा और एरोटस का जो है राइजोम द्वारा और परवल हॉर्स रेडिस कसावा और ब्रेड फ्रूट तना कटिंग द्वारा। तो और उसके बाद आता है बल्बिल या क्लोव द्वारा, बल्बिल द्वारा, बल्ब द्वारा और कंद द्वारा और क्राउन द्वारा, लिम्ब कटिंग द्वारा और कोरे मेल द्वारा। फिर उसके बाद आता है सब्जियों की मुख्य दैहिक विषमताएं। सब्जियों की मुख्य दैहिक विषमताएं कौन कौन से सब्जी, इस साइड में सब्जियां दे रखी हैं और इनकी दैहिक विषमताएं दी गई हैं। तो फूल गोभी जो है सब्जी है और इसकी दैहिक विषमताएं हैं फूजीनेस, रेशीनेस और लीफीनेस, ब्लाइंडनेस, वटनिंग और फिर है ब्राउनिंग, हेलो स्टेम एवं हिप्टेल। फिर उसके बाद आता है सेलरी। सेलरी में आ गया है ब्लैक हार्ट, क्रेकड स्टेम एवं फ्रिजिंग इंजरी। फिर उसके बाद आता है चुकंदर, ब्राउन हार्ट या हार्ट रॉट। गाजर हो गया है, गाजर में आता है कड़वापन, केविटी स्पॉट एवं स्पाइटिंग। शकरकंद एवं याम जो हो गया है ग्रोथ क्रैक। और फिर आता है ब्रोकोली, ब्राउनी एवं हिप्टेल। फिर उसके बाद आता है टमाटर। टमाटर में क्या होता है कि फटन, ब्लोची, राइपनिंग, पफीनेस, ब्लोशम, रॉ एंड रॉट, सन, स्कैड, फूलों का झड़ना, कैट फेस एवं हेल्थ इंजरी आदि। फिर उसके बाद आता है आलू, हरापन, होलो हार्ट, ब्लैक हार्ट, फ्रीजिंग इंजरी इंटरनल। फिर उसके बाद आता है ब्राउन स्पॉट एवं चिलिंग इंजरी। फिर उसके बाद आती है मूली, ब्राउन हार्ट। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही और जो भी बाकी का रह गया है ये सब अगली वीडियो में हम जो है देखेंगे, पढ़ेंगे। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।